हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के कोर्स नंबर जो हमारा 401 है टीचर एंड एजुकेशन, उसका यूनिट नंबर 3 के नोट्स को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और बार बार सब बोल रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स के भी अपलोड करो, जस्ट 1-2 दिन वेट करो, मैं सभी के आप नोट्स अपलोड कर दूंगी। जस्ट मुझे वीडियोज़ बना के अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये टीचर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की अपलोड करूंगी, तो थोड़ा सा वेट रखो, सबको सबके नोट्स 15 से पहले पहले मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी बाकी नोट्स भी अपलोडेड हो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था इसमें इंस्ट्रक्शनल मेथड इन अ टीचर एजुकेशन। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन से आपका क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शन होती है कि आप कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ फॉलो अप करने को बोल रहे हो, तो टीचर क्या देता है? टीचर इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ पढ़ाता है, कुछ बोलता है, तो टीचर किसी को इंस्ट्रक्शनल ही देता है। तो इंस्ट्रक्शन मेथड वो टीचर एजुकेशन में वो स्ट्रेटेजीज या वो टेक्निक्स होती हैं या वो अप्रोच होती है जिसको हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर अ फ्यूचर एजुकेटर फॉर देयर रोल्स इन द क्लासरूम। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन मतलब कि टीचर सीख रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? टीचर को पढ़ा रहे हैं, या बीएड के स्टूडेंट के जो प्यूपिल टीचर होते हैं, हम उनको कहते हैं कि तुम्हें ये सारे मेथड्स को, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ऐसे आगे जाके अपने टाइम पे जब आपकी जॉब लगेगी, इन चीज़ों को क्लास में यूज करके आपने पढ़ाना है। तो ये जो मेथड्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं किसके लिए? कि जो टीचर हैं वो अपनी नॉलेज को डेवलप करें, स्किल्स, एटीट्यूड, नेसेसरी जो हैं उनकी, मतलब कि लर्निंग को एनहांस करने के लिए, स्टूडेंट की डेवलपमेंट करने के लिए, उनको एक बेटर जॉब पाने के लिए, एक बेटर एडुकेटर बनने के लिए उन चीज़ों में काम आती है। और जो इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मेथड के ऊपर काम करता है, इंश्योर करता है कि जो टीचर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड हों, ताकि वो हर एक डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स की नीड को पूरा कर सकें और उनको मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ा सके, और बच्चों के बीच में इंटरेस्ट लेके आ सके कि वो पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट दिखाएं। तो उसी तरह अब हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं। तो लेक्चर मेथड से ही समझ आना चाहिए कि जब हम किसी को सिर्फ बोल के पढ़ा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड एक टीचिंग अप्रोच है जहाँ पे टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर बात करता है, मतलब बोल कर पढ़ाता है, ओरली पढ़ाता है किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, और कन्वे करता है कोई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? जो टीचर है वो प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, वाइल स्टूडेंट है जो प्राइमरी सिर्फ लिसन करते हैं और नोट्स बनाते हैं। आपने देखा होगा, अब आप बड़े हो गए हो, अब कॉलेजेस में हो, अब जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं क्या वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं? नहीं। अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, मैं कहीं कुछ, अभी तो आपको चलो मेरी स्क्रीन पे ये चीज़ें लिखी दिख रही हैं, बाई चांस अगर ये स्क्रीन पे ये चीज़ें विजिबिलिटी नहीं होती, या जो भी टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ वो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, एक लेक्चर दे के समझा रही हूँ, तो आप क्या करोगे? आप उसके साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये होता है लेक्चर मेथड, जहाँ पे इंसान सिर्फ ओरली बोल के बिल्कुल रेयर कंसेप्ट को लिख के, कीवर्ड्स को लिखता है सिर्फ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और आपको बाकी सारे कंसेप्ट को ओरली देना प्रेफर करता है, और उसको आप सुनते हो और उससे नोट्स बनाते हो। तो जो लेक्चर मेथड होता है वो यूज किया जाता है किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में, कई नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में, किसी चीज का ओवरव्यू देने में, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने में जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को दी जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल वे है, पुराना तरीका है, ठीक है, कॉमन वे है टीचिंग का, ये कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है और पुराना है। ठीक है, बट इट इज इम्पोर्टेंस टू बैलेंस इट विद द अदर टीचिंग मेथड ऑल्सो, ताकि बच्चों की भी एंगेजमेंट हो। अगर मैं आपको सारा साल सिर्फ बोल बोल के हर पूरी किताब पढ़ा जाऊँ, इवन कि मैं मैथ भी अगर आपको बोल के ही सिखा दूँ, तो आपको क्या समझ आएगा कि आप एक्टिविटीली अपने आप को पार्टिसिपेट करोगे? आप नहीं कभी अपने आप को वो एक्टिव पार्टिसिपेशन को समझ पाओगे, आप बोर हो जाओगे, आपका पढ़ने से मन उठ जाएगा उस सब्जेक्ट का। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस मेथड को पढ़ाओ, बट आप दूसरे मेथड के साथ भी कुछ इसको इंक्लूड करो। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेज वो होते हैं कि जैसे जो लेक्चर है, आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को दे सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को दे सकते हो किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, एक्सपर्टाइज डेमोन्स्ट्रेशन, जो एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर होता है वो शोकेस कर सकते हैं कि वो कितना एक्सपर्ट है अपने इस टॉपिक में, वो मतलब कि कितनी आपको नॉलेज दे सकता है लेक्चर मेथड के थ्रू भी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होती है,
जो लेक्चर है वो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देते हैं जो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि लॉजिकल वे में कैसे चीज़ें चलती हैं, कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, इस तरह से चीज़ें समझाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। कोई आपको इसके लिए कुछ बोर्ड नहीं चाहिए, कोई आपको ऑडियो नहीं चाहिए, कोई आपको विजुअल एड नहीं चाहिए, आपको किसी तरह का कोई एड नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंसान चाहिए जिसके पास नॉलेज हो और वो आपको बोलकर उस चीज़ को समझा सके। टाइम मैनेजमेंट है, ये आपको बेटर टाइम मैनेजमेंट कराता है। आप अगर कोई चीज़ को प्रैक्टिकल करके सिखाओ, जो टॉपिक अगर 15 मिनट में खत्म हो सकता है तो प्रैक्टिकलिटी की हेल्प से वो आधे घंटे में खत्म होगा। तो उस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसका बेनिफिट है कि ये मतलब प्रॉपर टाइम पीरियड में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा सकता है। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर जब आप डिलीवर करते हो, कोई एक एडुकेटर आपको कुछ लेक्चर डिलीवर करता है, ठीक है, तो आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देता है, कंसिस्टेंट डिलीवरी होती है उसमें, ठीक है, फेमिलिटी। जो ये लेक्चर मेथड है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके साथ सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं जानते हैं, वाकिफ है, क्योंकि जब भी आप चाहे नर्सरी में हो, चाहे आप सेकंड में आओ, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप कॉलेज में पहुंच जाओ, चाहे आप पीएचडी कर लो, कहीं ना कहीं ये लेक्चर मेथड आज तक यूज होता ही आया है। ठीक है, और एक बेनिफिट इसका और है कि आप इसके साथ ऑडियो विजुअल एड्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप देखो, आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, ये क्या है? विजुअल एड है। अब मैं क्या दे रही हूँ आपको? लेक्चर दे रही हूँ, तो आपको चीजें आसानी से समझ आ रही हैं। जो चीजें मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं वो आपको लिखी हुई में नजर आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है चीजों को रिलेट करने में, समझने में। तो आप इसको ऑडियो विजुअल एड के साथ भी यूज कर सकते हो, तो ये इसका एक बेनिफिट है। ये कम्युनिकेशन को एक्सपोजर देता है। एक टीचर है जो, या एक टीचर जो बनना चाहता है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल, उसका बोलने का ढंग भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। लार्ज ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन कर सकते हो आप इस मेथड के साथ, ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर शेयर कर सकते हो, बहुत सारी बातें कर सकते हो बहुत लंबे चौड़े ग्रुप्स के साथ। ये नहीं कि 10 बच्चे बिठाए और उन्हीं के साथ ही हो पाएगा। अब रही बात डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज तो सबसे पहले ये है कि टीचर लेक्चर दिए जा रहे हैं, टीचर की पार्टिसिपेंट है, बच्चे की पार्टिसिपेंट ही नहीं है, तो इसमें एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है स्टूडेंट की, ये सिर्फ वन साइडेड लर्निंग है जहाँ पे टीचर बोलता जाता है, तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है इसका लिमिटेड इंटरेक्शन। लिमिटेड इंटरेक्शन मतलब कि स्टूडेंट, टीचर बोलता जा रहा है और स्टूडेंट, देखो अगर उसका इंटरेस्ट होगा, कोई डाउट होगा या स्टूडेंट पूछने वाला होगा, वो तभी क्वेश्चन रेज करेगा। अगर कोई ऐसा है ही नहीं है स्टूडेंट जो बोलना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने सारे क्वेश्चंस को पूछ ही नहीं पाता, उसको चीजें समझ ही नहीं क्लियरली आ रही होती हैं। लर्निंग स्टाइल डाइवर्सिटी, जो लेक्चर है वो may not be accommodate diverse learning style. Disadvantage, student who can learn better through the visual and विजुअल मेथड, लाइक मतलब आप सोचो कि आप जो चीजें देख के समझ सकते हो, अगर मैं आपको किसी चीज का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, अगर मैं उसको किसी डायग्राम की हेल्प से पढ़ाऊँ, आपको जल्दी समझ आएगा। जबकि मैं बोल के समझाऊँ, अच्छा भाई एक ऐसी चीज होती है, उसमें 5 डॉट्स होती हैं, उसके अंदर 10 डॉट्स हैं, उसके बीच में वो इस कलर की है, तो आपको क्या पता कैसी चीज है, किस कलर की है? सब अपने अपने दिमाग के हिसाब से अपनी अपनी एक चीज इमेजिन कर लेंगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट थिंग इज रिटेंशन चैलेंज। अब ये क्या होता है कि आप इसको बोलते जाते हो, अब आप सारी चीजें तो याद नहीं रख सकते लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कहीं ना कहीं इसके नोट्स बनाओगे, कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, और आपको वो सुनी हुई चीजें कितने टाइम तक याद रह जाएगी? ठीक है, देखी हुई चीज तो आपको तब भी याद रह सकती है। अगर आपने कभी कोई मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने कोई कार देखी है किसी कंपनी की, ठीक है, तो अगर वो कार कभी जिंदगी में कहीं वापस वहां से निकलेगी, आप उसकी फोटो भी कहीं पे देखोगे, तो आप कहोगे यार ये वो वाली कार है, क्योंकि आपने उसको देखा होता है। और यही कहानी अगर मैंने आपको क्लास में खड़े रह के समझाई होती, एक गाड़ी है वो ग्रे कलर की है, उसके 2 शीशे हैं, वो इसके ऐसी चलती है, वैसे, आप अगर उस गाड़ी को अगर कहीं अपने रियलिटी में सामने देख भी लेते, तो क्या आप समझ पाते? आप नहीं समझ पाते। या आपको वो चीज रहती भी, कितने टाइम तक आपको याद रहती? 1 दिन, 2 दिन, 10 महीने, 10 साल, उसके बाद कहीं ना कहीं आप उस चीज को धीरे धीरे भूलने लग पड़ जाते हैं, रिटेंशन प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, दूसरा है, ये आपको बोर करता है, क्योंकि कोई आपको लेक्चर दे रहा होता है, आपको मजा ही नहीं आ रहा होता, आप सुनते जाते हो, बोर होके बैठे रहते हो, और आपके बीच में मोटिवेशन की कमी आ जाती है। ठीक है, ये वन साइज फिट्स ऑल लेक्चर मे नॉट बी क्रिएट टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड एंड पेज पोटेंशियल लीविंग सम स्टूडेंट बिहाइंड। अब बच्चे वो होते हैं जिनको जब तक आप ना बोलो ना कि पढ़ो, या आप उनको एक्टिवली एंगेज ना कराओ, वो सुनते ही नहीं है। अब एक क्लास में 100 बच्चा बैठा है, उस 100 में से सारे बच्चे तो पढ़ने वाले नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका इंटरेस्ट नहीं होगा। अब टीचर लेक्चर दी जा रही है, वो मजे से लास्ट के डेस्क पे बैठते हैं और ना अपना कुछ गेम खेलेंगे, सो जाएंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। उनके उनके लिए ये नहीं है, हर कोई इस मेथड में फिट नहीं हो सकता है, हर एक को पढ़ने का मजा इस मेथड में नहीं आ सकता है। असेसमेंट की लिमिटेशन होती है, क्योंकि आपने इसको
बोल के पढ़ाया होता है, आप कैसे चैलेंज कर सकते हो किसी को इस चीज़ में? आप असेस ही नहीं कर पाओगे उसको, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, आप प्रैक्टिकली कैसे उसको समझाओगे? अब तो वो आप बोल ही जा रहे हो तो उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डिपेंडेंसी ऑन द लेक्चर स्किल्स, ठीक है। जो इफेक्टिव ऑफ लेक्चर हेवी रिलाइज ऑन द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंटेशन स्किल एंड टीचिंग मेथड। अब किसी की बातें आपको समझ में नहीं आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ तो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो मेरी वीडियो देखेगा, कोई ऐसा होगा जो मेरी वीडियोस देखनी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसको शायद मेरी बातें समझ ना आती हूँ। उसको जब मेरी बातें समझ नहीं आएंगी तो वो मेरी बात क्यों सुनेगा? और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि भाई ये तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं, इनके तो पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें होती हैं, तो हम इनसे पढ़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसी लेक्चर की स्किल्स के ऊपर कि वो अपनी स्किल्स को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इनइफेक्टिव फॉर द कम्प्लेक्स टॉपिक, अगर कोई कम्प्लेक्स टॉपिक है और आप उसको भी अगर जाके लेक्चर के थ्रू समझा दोगे, आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी क्लास 5th के बच्चे को फ्लावर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, और मैं उसको बोलती हूँ एक फ्लावर है, उसके लीव्स हैं, उसके बीच में एक ऐसा पार्ट है, उसको ये कहते हैं, उसके सीड्स होते हैं, उसका ये कलर है, उसको क्या समझ आएगा ये कैसी चीज़ है या क्या होती है? और वही अगर मैं उसके पास वो फ्लावर ले जाऊं और उसके मैं पेटल्स अलग करूं, उसको बताऊं ये पेटल्स हैं, ये इसकी स्टेम होती है, ये इसकी रूट है, ये इसका पिस्टल है, तो वो इजीली उस चीज़ को समझने लगेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें दिख भी रही होंगी। क्योंकि कई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में ये मेथड फेल हो जाता है या समझ नहीं देता है। तो इसके साथ लेक्चर मेथड पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन के नाम से ही समझ आता है ग्रुप में बैठ कर डिस्कस करके जो पढ़ना, दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन मेथड। तो ग्रुप डिस्कशन मेथड एक पैडागोगिकल अप्रोच है या एक टीचिंग मेथड है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर और इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन होती है अमंग द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और अ सब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे आज अगर आपको कहा है कि किसी टॉपिक पर डिस्कस करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला है आज फैट्स के ऊपर डिस्कस करो, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिस्कस करो या कीबोर्ड के ऊपर डिस्कस करो, तो वो ग्रुप क्या बैठ रहा है, वो एक ही टॉपिक को, एक ही कंसेप्ट को आपस में डिस्कस करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड क्या होता है, यूज होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी इवन इसको यूज किया जाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इससे बच्चे की एक्टिव लर्निंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, और इवन की वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, मैंने उनको कीबोर्ड दे दिया, ठीक है, नहीं भी दिया तो मैंने कहा कीबोर्ड पे डिस्कस करो तुम बैठ के। किसी को पता था कि भाई उसके बीच में इतनी कीज होती हैं, किसी ने ये बताया कि एक कीबोर्ड ऐसा आता है जिसकी साइड पे न्यूमेरिक पैड नहीं होता, एक ने कहा कि हाँ एक कीबोर्ड ऐसा आता है जिसमें तो न्यूमेरिक पैड भी होता है, तो एक मतलब एक में ज्यादा कीज होती हैं, एक में कम होती हैं। अच्छा उन्होंने कहा कि ABCD तो इसमें अल्फाबेटिकली भी नहीं लिखी गई होती, अलग से लिखी गई होती है। तो किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, तब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट करके उन्होंने आपस में उस चीज़ को सीखा। अब जब किसी ने कुछ बताया किसी को, तो कॉमन सेंस से उसकी कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हुई, क्योंकि उसने बोला, उनको बोलना आया, उनके आइडियाज एक्सचेंज हुए। और अब इस चीज़ पे किसी ने क्रिटिकल थिंकिंग की, क्योंकि एक बच्चे ने क्रिटिकली देखा कि यार इस कीबोर्ड में तो एक जगह न्यूमेरिक पैड नहीं है, दूसरे कीबोर्ड में तो न्यूमेरिक पैड है, तो क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हुई। अब बात आई एक्टिव लर्निंग की। अब सब बच्चे कुछ ना कुछ देख रहे हैं तो आपस में एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपस में पढ़ रहे हैं वो चीज़ें को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। तो जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है वो इनकरेज करता है एक स्टूडेंट को कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सके, इंगेज कर सके खुद को कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स में, और कंक्लूजन निकाल सके किसी टॉपिक का। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस। सबसे पहले कि एनहांस करती है लर्निंग को, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, डीपली आप किसी टॉपिक में एंगेज होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके पढ़ सकते हो, डिवर्स पर्सपेक्टिव शेयर होते हैं, ठीक है। एक बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलके एक टॉपिक का कंक्लूजन निकलता है, टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं हम, क्रिटिकली थिंकिंग एनहांस होती है बच्चे की, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इंक्रीज हो रही है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ रही है उसकी, आपस में आप बातें कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसको लग रहा है वाह यार मुझे भी पता लगती है ये चीजें, उनको अच्छा फीडबैक मिलता है, एक्सपोजर करता है वो मल्टीपल व्यूज पे, एक व्यू बताता है, एक दूसरे का व्यू सुनने को मिलता है, तीसरे का व्यू सुनने को मिलता है, तो उसको समझ आती है कि एक चीज को कितने ढंग से देखा जाता है, स्किल्स ट्रांसफर होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिस्कशन मेकिंग स्किल्स, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है। अब ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हो तो कई बार लड़ाई भी हो जाती है, तो वहां पे आपको कंफ्लिक्ट को भी रिजोल्व करने का तरीका मिलता है। कॉग्निटिव एंगेजमेंट होती है, ठीक है, जिसमें एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करता है, डिफरेंट लर्न करता है बाय एक्सपीरियंस, और डायनेमिक और मेमोरेबल चीजों को याद रखता है। होलिस्टिक लर्निंग होती है इसमें, टेक्सचुअल नॉलेज भी होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, इनसाइट्स भी देखते हो आप, ठीक है। तो ओवरऑल वेल राउंड डेवलपमेंट के थ्रू आप पढ़ते हो। अब फायदे थे तो नुकसान भी हैं।
नुकसान ये है कि अनइक्वल पार्टिसिपेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर ग्रुप में काम कराती है ना, तो या तो किसी ग्रुप का किसी बच्चों की वजह से नुकसान हो जाता है, तो या फिर किसी बच्चे का उस ग्रुप की वजह से फायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप है मेरे पास, ग्रुप ए, ठीक है, उस ग्रुप में मेरे पास 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल नहीं करते, किसी भी तरह की उनको कोई नॉलेज नहीं है, ना उनको आंसर देने आते हैं, ना उन्होंने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, ना ही कुछ बनाया, ना प्रोजेक्ट करके आए, ना होमवर्क करके आए। और उसमें एक बच्चा ऐसा है जो बहुत इंटेलिजेंट है। नाउ अब उस एक बच्चे को भी कैसे जज किया जाएगा? उस ग्रुप पे जज किया जाएगा। उस स्टूडेंट को इंडिविजुअल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रुप पार्टिसिपेशन थी। जब ग्रुप की जजमेंट हुई, अगर उस ग्रुप का क्विज हो रहा होता तो वो ग्रुप कभी जीत ही नहीं सकता, चाहे उसमें से एक स्टूडेंट जितना मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, क्योंकि बाकियों ने तो कुछ करा ही नहीं, बाकियों ने तो जवाब ही नहीं दिया किसी चीज का। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस एक बच्चे का नुकसान हो गया जो अच्छा भी था। अगर उसी तरह मान लो एक ग्रुप बी हो, जिसमें 5 के 5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, एक बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, उसको नहीं चीजें आती थी, या करता था तो बहुत थोड़ा बहुत काम करता था। अब उस एक बच्चे को फायदा हो गया, क्योंकि उन पांचों ने इतना अच्छा कर दिया कि उस एक को भी इग्नोर करना पड़ा, या फिर उन एक ग्रुप को 5 बच्चों की वजह से इतने अच्छे मार्क्स मिले कि उस एक को भी मिल गए। तो अनइक्वल पार्टिसिपेशन हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। लैक ऑफ डायरेक्शन है, without proper moderation or group discussion can stray off a topic because disorganization reduce their effectiveness in achieving the learning objective। अब क्या होता है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। अगर कोई उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करेगा, या फिर वो बात करते करते अपने किसी टॉपिक से भटक गए और किसी दूसरे टॉपिक की ओर चले गए, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार आपस में लोगों के विचार नहीं मिलते, तो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है, लोग लड़ पड़ते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम है। अगर वही टॉपिक मैं एज अ टीचर आपको 15 मिनट में पढ़ा सकती हूँ, और मैं बोल रही हूँ ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ो, तो ग्रुप डिस्कशन करने को मेरे को आपको पूरा दिन देना पड़ेगा। अब मेरे 2 लेक्चर, एक लेक्चर वेस्ट होगा, उसके बाद भी शायद आपके पास चीजें क्लियर आउट नहीं हो पाएंगी, और मुझे ही कहीं ना कहीं उसको कंक्लूड करना पड़ेगा एज अ टीचर। तो दिस इज द टाइम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। लिमिटेड होती है इंडिविजुअल अटेंशन। अब आप इंडिविजुअल में इसको अटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि ग्रुप की प्रॉब्लम होती है, आपको उसको ग्रुप की तरह हैंडल करना पड़ता है। इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल की कैसी ग्रोथ हो रही है, क्या उसकी डेवलपमेंट है, वो चीजें कहीं ना कहीं इसमें निग्लेक्ट हो जाती है। सोशल प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है, आप हेजिटेट फील करते हो, अनकन्वेंशनल फील करते हो, अनपॉपुलर फील करते हो कि आप अपनी आपके व्यू शेयर कर पाओ। कई लोग शाय होते हैं, ग्रुप में बोलने से डरते हैं, तो उनको लगता है कहीं मेरे ग्रुप वाले मेरे आइडिया पे हंस तो नहीं देंगे, तो वो बात करते ही नहीं है, तो सोशल प्रेशर क्रिएट होता है। इनएक्यूरेटिव इन्फॉर्मेशन भी कई बार हो जाती है क्योंकि आप एक ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हो, क्या पता कोई क्या कहाँ से पढ़ कर आ गया है, किसी रेलिवेंट सोर्स से पढ़ के आया है कि नहीं, उसने आपको कुछ बता दिया और अब आपने लगा यार ये तो ये जान कर आया है, इसका मतलब ऐसी चीजें होती होंगी, तो वो कहीं ना कहीं चीजें इनएक्यूरेटिवली चली गई आगे। लैक ऑफ डेप्थ। अब मैंने कहा जैसे कि अगर मैंने आपको कीबोर्ड दिया था अभी डिस्कस करने के लिए, अब आपको कीबोर्ड में क्या डिस्कशन मिली, आप उतना ही कीबोर्ड के बारे में जान पाए जितना आप 5 बच्चों को पता था, क्योंकि उन्होंने तो आपस में डिस्कस किया। अब अगर उसके 15 पॉइंट्स और हैं तो वो तो आपको पता ही नहीं लगेंगे, क्योंकि आप में से किसी को नहीं आते। तो इसलिए एक लैक ऑफ डेप्थ आप नहीं जा पाते, टीचर को कहीं ना कहीं वापस इसमें रोल करके चीज़ों को पढ़ाना पड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है लिमिटेड सिंक्रोनाइज इंटरेक्शन, वर्चुअल डिस्कशंस, टेक्निकल इशू, टाइम जोन की प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें डिजिटल टूल्स की हेल्प से कर रहे हो, अगर ये हिट ग्रुप डिस्कशन अगर हम जूम क्लास पे करने बैठ जाएं किसी टॉपिक में, हो सकता है किसी का टाइम जोन अलग हो सकता है कि किसी को टेक्निकल कोई इशू आ जाए, तो ये क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। कल्चरल डिफरेंसेस के कारण प्रॉब्लम आती है, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं, किसी की ना किसी चीज को प्रोनाउंस करने का वे ऑफ चीज अलग होती है, तो आप समझ ही नहीं पाते हो यार ये क्या बात कर रहा है, किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है। अब आपके ग्रुप में 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उस 5 में से आप हिंदी में बात कर रहे हो क्योंकि चारों को हिंदी आती है। अब एक बेचारा तमिलनाडु से आया है, उसको तो हिंदी की ABCD नहीं पता, तो वो क्या करेगा, यहाँ उसको इंग्लिश आती है, यहाँ आप उसकी तमिल में बात करो, अब तमिल में बात करोगे नहीं क्योंकि तमिल आपको नहीं आती। अब जो भी लाइन आप एक दूसरे को हिंदी में बोलते हो, उस बच्चे के सिर के पार चली जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती होती। तो कल्चरल डिफरेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्रेन स्ट्रोमिंग। ब्रेन स्ट्रोमिंग मतलब कि ब्रेन में जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आए। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी एक मेथड है एजुकेशन का, जिसको हम टीचिंग टेक्निक में यूज करते हैं, जो इनकरेज करती है स्टूडेंट को कि भाई क्रिटिकली थिंक करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोलैबोरेट करो लर्निंग अमंग द स्टूडेंट। तो ये मेथड है जो वो
वो डिज़ाइन है एंगेज करने के लिए स्टूडेंट माइंड, स्टिमुलेट करने के लिए उसकी क्रिएटिविटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट देखने के लिए। अब इसके कुछ सब स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये कहता है कि आपको एक ग्रुप को टुगेदर करना है, ठीक है, आपने ग्रुप बनाना है। तीसरा सेट रूल ये कहता है कि आपको उनको जजमेंट फ्री करना है, जजमेंट फ्री जोन बनाना है कि भाई तुम अपने आइडिया शेयर करो, हम कोई आपको जज नहीं करेंगे। या आपको बताना है कि आप उनको किस बेसिस पे जज करोगे, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, उसके बाद जनरेट करने आइडियाज। आपको टेक्निक लाइक फ्री फॉर्म, माइंड मेकिंग, प्रॉम्प्ट्स मतलब कि जनरेट करना शुरू करना है अपने आइडिया के। फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है उन चीज़ों को जो आपने अपने आइडिया बनाए। अब आपने 50 आइडिया है, उसमें से कैसे, क्यों है, क्या है, उन चीज़ों को देखना है। इनकरेज करनी है क्वालिटी, आपको फोकस करना है जनरेटिंग मैनी आइडियाज कि आप जितने जितने आइडिया बना सकते हो आप बनाओ, ठीक है। फिर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन और डिस्कस करना है ईच आइडिया को, ठीक है। फिर आपको ऑर्गेनाइज करना है उन सिमिलर आइडियाज को एक थीम के अंदर। आपने एक कंक्लूजन बनाना है कि हाँ भाई ये चीज़ें। फिर आपको क्या करना है, इवेलुएट और प्रायोरिटाइज करना है कि भाई ये चीज़ पहले, ये चीज़ बाद में, ऐसा चलेगा ये, ठीक है। फिर आपको एक्शनेबल आइडिया लेके आना है। आपको मोस्ट जो प्रोमिनेंट आइडिया, जब से बेस्ट आइडिया हो उसके ऊपर काम करना है। फिर आपको क्या करना है, एक्शन प्लान बनाना है, आउटलाइन स्टेप करने, रिसोर्सेज बनानी है, टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। आपको उस टास्क को डिवाइड करना है, ठीक है, असाइन करना है। फिर आपको उन आइडियाज को एक्शन में पुट करना है और उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है और लास्ट में उसके आउटकम को देखना है कि क्या फ्यूचर में चीज़ें आई। तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेज ये कहती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है जो, वो इनकरेज करती है जनरेशन को कि वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ को दिखाएं, अपनी इनोवेटिव सोल्यूशंस को लेके आएँ। आपकी कोलेबोरेशन होती है क्योंकि आप ग्रुप में काम करते हैं, यहाँ पूरी क्लास में भी काम कर रहे हैं, तो आप आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, आप एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है, आप एंगेज करते हो बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये भी होता है क्विकली आइडिया जनरेट्स होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि एक 50 बच्चों की क्लास आपको 1000 आइडिया दे सकती है एक 30 मिनट के लेक्चर के अंदर, ठीक है। ब्रेकिंग हो जाते हैं बैरियर्स, आपके जो मेंटल बैरियर्स होते हैं कि भाई मैं नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं पता, आप अनकंडीशनल अपने आइडियाज को दे सकते हो। आपके जो उस टाइम मन में आता है, आप किसी एक की बात सुन के भी दूसरी बात अपने माइंड में ला सकते हो। तो वो जो आपके मेंटली दिमाग में ये था कि भाई हमें चीज़ें नहीं पता या हम नहीं कर पाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आपके अंदर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की, उसको सॉल्व करने की, क्वेश्चंस को समझने की एफिशिएंसी एनहांस होती है, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। वेरियस सेटिंग्स में आप उसको कैसे यूज कर पाओगे, एजुकेशन, बिजनेस में, आगे जाके लाइफ में भी ये आइडियाज कैसे काम आएंगे या फिर चीज़ों को उस टाइम कैसे करना होगा, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसके साथ सॉल्व होने लगती हैं। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो डिसएडवांटेज यही है कि सोशल प्रेशर है, जो ग्रुप डिस्कशन थी उसी तरह के इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आप कुछ हद तक से लिख के आ सकते हो। सोशल प्रेशर है, अब कई बच्चा बोलेगा ही नहीं, वो कहेगा भाई मेरा तो मजाक उड़ जाएगा क्लास में, मुझे तो बोलना ही नहीं है। अब डोमिनेंट वॉइस हो सकती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डोमिनेट कर सकती है दूसरे इंसान को अपने आइडियाज के साथ। ग्रुप थिंकिंग जो है, ठीक है, ग्रुप डायनेमिक में लेड टू अ कंफर्मिटी विच पार्टिसिपेंट एग्री विद द पॉपुलर आइडियाज रेदर देन ऑफरिंग द ओरिजिनल वन। अब ये बात होती है कि एक बच्चे ने जो आइडिया दिया, उसके 10 दोस्त से, अब भाई सबने हाँ कर दी, हाँ 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 हाँ, जबकि उसका आइडिया चाहे गलत था बट उसके पास ज्यादा मेजोरिटी थी, वो तो भी जीत गया। क्वांटिटी और क्वालिटी पे फर्क आता है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी में प्रॉब्लम आती है। इसमें आपको क्वांटिटी तो बहुत सारी मिल जाती है पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वालिटी इफेक्ट होने लगती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो 10 मिनट में आपको 100 आइडियाज दे दे, पर उन 100 में से बेस्ट कौन सा है और उसमें कंक्लूजन कौन सा है, ये निकालने में टाइम लग जाता है, ठीक है। आइडिया इवेल्युएशन डिले, अब इवेल्युएट कैसे करना है चीज़ों को, जज कैसे करना है, कौन सही कौन गलत क्या करना है, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में, ठीक है। लैक ऑफ फॉलो थ्रू, विदाउट क्लियर प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ब्रेनस्टॉर्म आइडिया में रिमेन अनरियलाइज्ड। अगर आपके पास वो पता ही नहीं है कि आगे जाके आपने इसमें करना क्या है इस आइडिया में, तो वो किसी काम का आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। ओवर एम्फेसिस और लोकल वोकलाइजेशन, वर्बल ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक्सक्लूड द पार्टिसिपेंट हु प्रेफर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, विजुअल या रिटन, ठीक है। डिफरेंट मोड्स भी होते हैं, वर्बल ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सक्लूड करती है इन चीज़ों को। अब वर्बली बात कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें भी कहीं रह जाती हैं या आप चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाते, अनस्ट्रक्चर्ड आउटपुट आने के चांसेस होते हैं, चैलेंजेस आते हैं इसमें।
आपको नहीं पता लग पाता कि आप कैसे करोगे, और आप कई बार फ्रटीक और बर्न आउट फील करते हो। आप कहते हो यार ये कैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकल पा रहा है, ये अपना आइडिया दे रहा है, वो अपना आइडिया दे रहा है, सब बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, इसका कंक्लूजन निकलेगा कहाँ जाके। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती हैं। अब नेक्स्ट थिंग है हमारी कंसेप्ट ऑफ इनोवेशंस इन टीचर एजुकेशन। अब इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कहते हैं ना इनोवेटेड वे से पढ़ाओ, बच्चा बोर ना हो जाए। तो क्या है ये इनोवेशन? तो इनोवेशन एक टीचर एजुकेशन में एक प्रमोशन है न्यू आइडिया की या प्रैक्टिस की, जो एम करती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एनहांस हो जाए। ये एक शिफ्ट लेके आती है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है एनवायरनमेंट में, जो एडुकेटर को क्रिएट करती है, अलो करती है क्रिएट करने में क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी क्लास के अंदर। ठीक है, अब जो इनोवेशन प्रैक्टिस है टीचर एजुकेशन में, वो डिफरेंट वेज या डिफरेंट तरीकों से होती है कि देर आर डिफरेंट मतलब सेवरल टाइप ऑफ इनोवेशन आइडिया है जो प्रायोरिटाइज किए जाते हैं टीचर एजुकेशन में। सबसे पहले होती है हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये एम्फेसाइज करती है लर्न करना थ्रू द एक्टिव एंगेजमेंट एंड द कोलैबोरेशन ऑफ अ स्टूडेंट, जो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग देख के चीज़ों को निकालते हैं आपस में डिस्कस करके। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंकरेज करता है एडुकेटर टू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट देयर ओन टीचिंग मेथड एंड आउटकम, कंटिन्यूसली प्रोम देयर प्रैक्टिस। तो उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली प्रूव होती है। ई टीचर एजुकेशन की हेल्प से ये हो सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो टीचिंग मेथोलॉजी में, जो फैसिलिटेट करे डिस्टिंक्ट लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम को। तो अब हम इन अप्रोच को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी बात है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर एजुकेशन क्या होती है। तो कंस्ट्रक्टिव टीचर एजुकेशन एक अप्रोच है जहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं एक एडुकेटर को या फिर एक प्यूपल स्टूडेंट को या एक स्टूडेंट को कि वो अलाइन कर सके कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ऑटोनॉमी होती है टीचिंग में और लर्निंग में। जो टीचर है उसको ट्रेन किया जाता है इन दिस मेथड टू इक्विप फैसिलिटी इन द क्लासरूम, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, चीज़ों को इंक्वायर करके एक्सप्लोर करके और अपनी नॉलेज को खुद अपने दिमाग में बनाएं और चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें। अभी मैंने जैसे कहा कि बच्चे को ग्रुप में कीबोर्ड दे देना, तो बच्चे ने कहाँ सीखा? अगर मैं उसको कीबोर्ड पकड़ा दूं तो वो सारी चीज़ें कीबोर्ड से देख के जो जितनी चीज़ें दिख रही हैं एटलीस्ट उतनी तो सीख लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट किया। अब इसके 5 फेज होते हैं, ये 5 ईज पे काम करती है, जिसमें पहला होता है अंगेज। अंगेज में क्या करते हैं, हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लर्नर होता है उसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। हम उसको एक टॉपिक असाइन, अब हमने 5 ग्रुप बनाए, हमने उन 5 ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिए, हम उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, हम उसमें क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये काम करते हैं हम अंगेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग्स होती है एक्सप्लोर करना। अब हम बच्चों को चीज़ें देते हैं, वो हम उन्हें प्रोवाइड कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंस देते हैं। मान लो मैंने सब बच्चों को इनपुट डिवाइसेस दे दिए, ठीक है, यहाँ आपने फूड ऑफ कंपोनेंट्स दे दिया, आपने हर ग्रुप को दाल पकड़ा दी, किसी ग्रुप को कुछ पकड़ा दिया, फिर वो आइडेंटिफाई करता है, डेवलप करता है अपने उस कंसेप्ट को 7 स्किल्स के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो हम उसकी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं क्यूरियोसिटी। इसमें हम यूज करते हैं इंक्वायरी टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इन चीज़ों के साथ, इंकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि भाई आपस में मिलके काम करो, एक दूसरे को प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट आ रहा है तो एक दूसरे को पूछो। द नेक्स्ट टॉपिक इसका फेज होता है जो है एक्सप्लेन। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू वर्बलाइज स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू डेमोस्ट्रेट द न्यू स्किल बिहेवियर, हम उससे चीज़ों को एक्सप्लेन करवाते हैं। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टू इंट्रोड्यूस द फॉर्मल टर्म डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन फॉर द कंसेप्ट। अब क्या करता है, टीचर बच्चों को फॉर्मल टर्म देता है। अब बच्चे तो क्या पता उसको अपनी लैंग्वेज में समझ आए, तो उसको फॉर्मली किसी सही लैंग्वेज में सही वर्ड में क्या कहा जाता है, ये टीचर उनको इस स्टेप में बताता है। द कंसेप्ट एंड डिफाइन द टर्म्स, हम उसको डिफाइन करते हैं कंसेप्ट को, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट को, हम उसको क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उसको अदर एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं। द नेक्स्ट थिंग से एलेबोरेट, हम एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, अलो करते हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए स्किल और बिहेवियर, हम उनके कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं अदर कॉन्टेक्ट एरिया में, हम कनेक्शन बनाते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं टॉपिक के बीच में। अब मैंने 5 ग्रुप को 5 अलग अलग टॉपिक दिए थे, अगर मैं उनको इकट्ठे बिठा दूं या किसी बच्चे को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दूं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इलेबोरेट होने लग पड़ती हैं। ठीक है, कनेक्शंस बनने लग पड़ते हैं रियल लाइफ में। अब हम लास्ट में उसको इवेलुएट करते हैं, हम इनकरेज करते हैं लर्नर को अपनी असेस करने के लिए ओन अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी, हम अलर्ट करते हैं टीचर को इवेलुएट करने के लिए स्टूडेंट को उसकी अंडरस्टैंडिंग की के ऊपर। ठीक है, एग्जामिन द लर्नर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम डेमोस्ट्रेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल, असेस करते हैं स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल्स को, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, भाई तूने ऐसा क्यों सोचा, क्या एविडेंस है, दिखा ये तुझे कहाँ दिख रही है चीज़। ठीक है,
तो ये सारी चीजें होती है। अब रोल क्या है इसका टीचर में, तो जो टीचर का रोल है कंस्ट्रक्टिविस्ट में वो ये कहता है, तो फर्स्ट इसका रोल है टीचर का इसमें कि वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी टास्क को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ, ताकि स्टूडेंट उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ सके। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग कंसेप्ट और नॉलेज समझ सके। ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना, ये एक में ही आएगा, बाय गलती से अलग लिखा गया है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज वो असिस्टेंट देते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और उसको समझ कंसोलिडेट कर सके उसकी कंसेप्ट को भी। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता रही हूँ, ये पहला और दूसरा पॉइंट 1 है, ये वाले 2 पॉइंट मिलाकर 2 है। ठीक है, ये ना गलती से पॉइंट लग गए हैं। और ये प्रोवाइड कराते हैं एज अ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड लर्निंग होती है कि आप स्टूडेंट्स को कुछ मतलब मटेरियल देते हो, स्टार्टिंग में एक हेल्प देते हो जिसकी हेल्प से वो खुद कोई अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्कैफोल्ड एज इट प्रोवाइड कराते हैं, जो ब्रिज बनता है एज अ गैप बिटवीन लर्नर व्हाट दे नो एंड व्हाट दे वी आर रिप्रेजेंटिंग देम। ठीक है, और है ये अनेबल करता है एक्सपर्ट को टू लीड अ सेशन विद अप्रोप्रिएट थिंग्स एंड द नॉलेज। तो ये है रोल ऑफ टीचर। नाउ अब आता है बेनिफिट्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। तो बेनिफिट पहली इसकी क्या है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन होता है वो इंजॉइंग वे में पढ़ता है। ठीक है, और अच्छे से लर्न करता है। ये डिवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएट करता है। जो एजुकेशन होती है इसमें बेस्ट वर्क करती है, क्योंकि बच्चा इसमें कंसंट्रेट करता है ऑन द थिंकिंग और अंडरस्टैंड करता है किसी चीज़ को, ना कि उसको रट्टा मारता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं स्टूडेंट का। कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्ट करती है ऑन हाउ थिंक एंड अंडरस्टैंड पीपल। इसमें कोलैबोरेटिवली पढ़ते हैं क्योंकि ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट पे चीज़ें काम करती है। कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट को ऑनरशिप देता है व्हाट दे लर्न, सिंस लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट चीज़ें देख के सीख रहा होता है। एंगेज किया जाता है स्टूडेंट्स को, developing their ability to express what they have seen और what they have learned। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो क्या करती है, कम्युनिकेशन स्किल और सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन। नाउ अब रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन क्या होती है? रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन एक अप्रोच है टू ट्रेन अ टीचर टू थिंक डीपली अबाउट देयर टीचिंग मेथड, कि क्या वो कौन सा टीचिंग मेथड पढ़ा रहे हैं। ये उनको हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए उनकी टीचिंग प्रैक्टिस, की वो देख सके कि कैसे वो अपनी लर्निंग को बेटर कर सकती है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब ये टीचिंग लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प करती है किसी टीचर को प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, उसको जानने के लिए, उसको सेल्फ अवेयर कराने के लिए, रिफ्लेक्ट कराने के लिए उसकी टीचिंग को, ताकि टीचर एक बेटर बन सके और वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। तो टीचिंग एक डायनामिक प्रोफेशन है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द एडुकेटर टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव देमसेल्फ, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती हैं और बच्चों के हिसाब से टीचर को चलना पड़ता है। तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं अपने रिफ्लेक्शन को देखना होता है कि भाई मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो कैसा है। तो रिफ्लेक्टिव मतलब कि रिफ्लेक्ट करना, कि आपको पता लगना कि आप अपने बारे में कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। अब कैसे की जाती है रिफ्लेक्टिंग टीचिंग? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें प्री ऑब्जर्वेशन करते हैं। टीचर कैन वॉच ईच अदर टीचिंग टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट स्टाइल एंड रिफ्लेक्ट देयर ओन मेथड। ठीक है, ताकि जैसे देखने से सीखना कि भाई इस टीचर ने इस कंसेप्ट को ऐसे पढ़ाया और फिर उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करना। रिटन अकाउंट्स, ठीक है, अब टीचर क्या कर सकता है, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकता है कहीं पे, टू रिफ्लेक्ट व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट। लाइक अगर टीचर ने एक मेथड से टॉपिक पढ़ाया तो उसको लगा इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, फिर उसने जब कोई दूसरा मेथड यूज़ किया तो उसको लगा कि नहीं बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या मुझ में ये कमी है, या इस चीज़ में इसमें बच्चे नहीं कर पाए अच्छे से। तो इस तरह से टीचर नोट डाउन करके भी अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकता है। सेल्फ रिपोर्टिंग करनी, चेकलिस्ट मतलब अपने पॉइंट्स को कुछ लिखना और उन एग्जम्पशन के ऊपर खुद को देखना कि क्या मैं उस पर खड़ी उतर पा रही हूँ कि नहीं। जर्नल राइटिंग करनी, जैसे मतलब कि डायरी राइटिंग किसको हम कहते हैं, जर्नल राइटिंग, कि आज मैंने ये किया, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ और इसकी वजह से ये कमी आई, खुद को मतलब कि एक्सप्रेस करना थ्रू आउट द क्रिएटिविटी। रिकॉर्डिंग करनी लेसन्स की और बाद में उसको रिव्यू करना कि भाई कहाँ पे क्या कमी रह गई। ठीक है, अब ये साइकिल होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्लान करना होता है, फिर डिसीजन बनाना होता है, फिर उस पर एक्ट करना होता है, फिर डाटा कलेक्ट करना होता है, फिर उसको एनालाइज करना होता है, फिर उस डाटा को इवेलुएट करना होता है और फिर खुद पे उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना होता है। अब ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या करती है, जो रिफ्लेक्टिव टीचर होता है वो अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को, वो रिकॉग्नाइज करता है गोल को ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग विद द टीचर इवेल्युएशन। वो लेसन प्लान्स वो डिजाइन करता है जो डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सके बच्चे को किसी कंसेप्ट के,
और वो असेसमेंट मेथड चूज करता है जो इम्प्रूव कर सके लर्निंग को भी, टीचिंग को भी, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या करता है, क्वालिटी एनहांस करता है टीचिंग की, एनकरेज करता है कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचर। वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर को कि वो खुद को असेस कर सके और अपने आप के उन मेथड्स को रिफाइन कर सके, ठीक है। वो टीचर को मतलब अलो करता है कि वो एक्सप्लोर करे नई आइडियाज को, नए अप्रोचेस को, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक असेसमेंट फैसिलिटेट करता है जो इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू टीचिंग मेथड को जान सके, ठीक है। और ये प्रमोट करता है कोलैबोरेशन अमंग द टीचर फॉर द फीडबैक एंड द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द करिकुलम एंड द इंस्ट्रक्शन। लाइक अब आप किसी टीचर को कह रहे हो यार तू आज हमारा लेसन प्लान देखना, मुझे बताना किसी में क्या कमी है, या आपने कोई टॉपिक बनाया तो आप उसको कह रहे हो भाई इसको चेक कर दे कि मैंने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया, तो इस तरह से कोलैबोरेशन होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई टीचर एजुकेशन। ई टीचर एजुकेशन का मतलब है वो टीचर एजुकेशन जहाँ पे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इवॉल्व हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम टीचिंग कहते हैं। ये टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज फॉर टीचर, ये हेल्प करता है एडुकेटर को नई टीचिंग मेथड को सीखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए उसके स्किल्स यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ई टीचर एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीचर को अलो करता है वो असेस करें ट्रेनिंग एनीवेयर फ्रॉम एनी टाइम, ठीक है। ये हेल्प करता है उनको अपडेटेड रहने के साथ, नई टेक्नोलॉजी नई टेक्निक के साथ, और कोलैबोरेट करने के लिए अदर एडुकेटर, ताकि वो बेटर उनके पास भी एक्सपीरियंस आ सके। अब ये ई टीचिंग काम कैसे करती है, तो इसमें क्या होता है, टीचर कैन टेक ऑनलाइन कोर्स एंड लर्न द न्यू स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज। अब मान लो कि टीचर ऑनलाइन सीख रहा है इसमें कोई नया कोर्स लेके, ठीक है, वो वेबिनार्स ज्वाइन कर सकता है, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकता है एक्सपर्ट्स के, ताकि उसको पता लगे कि इस चीज़ को कैसे और अच्छे से वो इम्प्रूव कर सकता है। ऑनलाइन मटेरियल जैसे वीडियोस, आर्टिकल, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स को हेल्प से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। अब फीचर्स क्या है इस ई टीचिंग के, तो इसका सबसे पहले फीचर ये है कि जो ई टीचर एजुकेशन है वो डायनेमिक है, तो वो आपको एक्सपर्ट के रिसोर्सेज को मतलब कि आप असेस कर सकते हो एक्सपर्ट और उनके रिसोर्सेज को जस्ट बाय अ सिंपल क्लिक, ठीक है। और ये पर्सनलाइज है, आपके हिसाब से आपको सिखाएंगे, आपके स्टाइल से आपको सिखाएंगे, 24/7 आप इसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी पीस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जब आपके पास टाइम हो। दूसरा है ये आपको एक ऑफर करता है लर्निंग एक्सपीरियंस, कंबाइन करता है वेरियस मेथड को, लाइक वो आपको वर्चुअल क्लासरूम भी चलाना आता है, आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी करते हो, सिमुलेशन भी करते हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो टीचर असेस कर सकती है नॉलेज व्हेन दे नीड इट, जब उसको जरूरत हो, जस्ट इन टाइम ऑफ अ लर्निंग। ये फ्लेक्सिबल करता है लर्निंग को, ठीक है, अलो करता है टीचर को कि वो कहीं से भी कभी भी पढ़ सके। ये कंसिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टीचर्स को डिफरेंट लोकेशंस पे भी। ई टीचर एजुकेशन रिड्यूस कर देती है ट्रेनिंग कॉस्ट और टाइम को, कि कहीं जाना नहीं पड़ता ट्रेवल करके। ये एनकरेज करता है उनको इंटरेक्टिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए, ठीक है, और टीचर अपने टाइम के अकॉर्डिंग इफेक्टिवली लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी कर सकती है इसके साथ, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है टीचर एजुकेशन के, डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्पेशल स्किल्स आनी चाहिए, आप टेक्नोलॉजी यूज करनी जानते हो तभी आप ऑनलाइन सीख पाओगे, पढ़ पाओगे। अब लैक ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, कई स्कूल्स में इक्विपमेंट ही नहीं होते, तो आप उस ई रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते। जो ई टीचर एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी की कॉस्ट चाहिए और कभी कुछ खराब हो जाए तो उन चीज़ें भी चाहिए। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होती है, आप किसी की कभी कभी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो, फिजिकल इनएक्टिविटी इसमें कम होती है, हेल्थ इशू होने लगते हैं क्योंकि आपको कंप्यूटर का यूज करके प्रोलॉन्ग्ड बैठ के चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है, लाइक सोशल पार्टिसिपेशन और को करिकुलर एक्टिविटीज जो निग्लेक्ट होने लगती हैं, और टेक्निकल इशू के कारण कभी कभी ई लर्निंग डिस्टर्ब भी हो जाती है। अब द नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टीचिंग क्या है या प्रैक्टिस टीचिंग क्या है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस टीचिंग वो काम हो गया जहाँ पे एक स्टूडेंट टीचर, आप बीएड स्टूडेंट गेन करते हो एक्सपीरियंस, किसका एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस का। टीचिंग प्रैक्टिस क्या करती है, स्टूडेंट टीचर को रियल स्कूल में लेके जाती है, क्लास की सिचुएशन देती है जहाँ पे वो टीचर अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को दिखाता है, ठीक है, अडेप्ट करता है कि उस इंस्टीट्यूट में वो आगे जाके कैसे पढ़ाएगा। लाइक जो आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में करते आए हो, आपको स्कूल्स में लेके जाया जाता है और आप वहाँ बच्चों को पढ़ाते हो, दिस इज अ प्रैक्टिस टीचिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट टीचिंग क्या होती है, स्टूडेंट टीचिंग होती है एक कॉलेज के अंदर जो टीचिंग हुई हो, वो कुछ टीचिंग जो एक स्कूल के अंदर हुई हो, वो टीचिंग जो यूनिवर्सिटी के अंदर हुई हो, अंडर ग्रेजुएशन हो या फिर ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम हो, जो आपको टीचर बनने में हेल्प करे, ठीक है, आपके टीचर एजुकेशन और सर्टिफिकेट में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल कि एक अर्ली चाइल्डहुड है, एक प्रोग्राम है जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए, एक मिडिल क्लासहुड के लिए, एक एडोलेसेंस और अडल्ट चाइल्ड के लिए। तो इसमें क्या है, ये रिक्वायर बाय दोज
अर्निंग आइदर अ बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री एज वेल एज अ लिबरल ऑफ आर्ट्स और साइंस, मतलब कि कोई डिग्री जो स्टूडेंट पढ़ रहा है इन चीज़ों को टीचर बनने के लिए, दिस इज अ स्टूडेंट टीचिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है प्रैक्टिस टीचिंग के, तो ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है, ये प्रोवाइड करता है एक प्रोस्पेक्टिव टीचर को विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ टीचर प्यूपल रिलेशनशिप, वो एज अ टीचर प्यूपल रिलेशनशिप बना पाए, वो समझ सके कि टीचर और प्यूपल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इवेलुएट करने की स्टूडेंट के पोटेंशियल को कि वो टीचर की प्रोफेशन में कैसे काम कर सकता है, ठीक है। ये डेवलप करता है पर्सनल रिलेशनशिप विद अदर, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ आपको कैसे रिलेशन बनाने हैं या कैसे डेवलप करने हैं, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करता है फ्यूचर टीचर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कि जब आप रियल कम प्रॉब्लम में सच में जाके स्कूल में काम करोगे तो आपको उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो आपने थ्योरी चीजें सीख के आए हो बीएड में उसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे। ये आपको मतलब कि ऑफर करता है कि आप प्लान और प्रिपेयर कैसे करो लेसन प्लान्स को। ये आपको स्किल्स देता है जिसकी वजह से आप मतलब कि टेक्निक्स और मेथड को टीचिंग स्किल्स में यूज कर सकते हो। ये आपको डिजायरेबल प्रोफेशनल इंटरेस्ट और एटीट्यूड और आइडियाज देता है टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन। ये अनेबल करता है बीएड स्टूडेंट को एक डिजायरेबल कैरेक्टर लेके आने में, जो एक टीचर के अंदर होना बहुत जरूरी है। ये अलो करता है टीचर को कि वो टीचिंग उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को इवेलुएट कर सके, कंस्ट्रक्टिविज्म क्रिटिसिज्म के बेनिफिट समझ सके, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, टाइम टू टाइम सेल्फ इवेलुएट कर सके, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ सके, ठीक है। ये डेवलप करता है स्किल इन फ्यूचर टीचर्स, जो फ्यूचर आने वाले टीचर्स हैं उनके बीच में स्किल्स डेवलप करता है कि उनको कैसे क्लास में बात करनी है फ्लुएंटली, कैसे ब्लैक बोर्ड का यूज करते करते बच्चों के साथ बात करते करते रीडिंग करते करते सभी चीज़ों को एक साथ पढ़ाना है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है उनको अपॉर्चुनिटी कि वो आइडियाज एक्सचेंज कर सके, मेथड बिटवीन जो प्रैक्टिस हो रहे थे स्कूल में और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनको वो समझ सके, और स्टाफ और स्टूडेंट के बीच में भी ये कनेक्शन को क्रिएट किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट टीचिंग। तो सबसे पहले ड्यूरेशन और रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। जो स्टूडेंट टीचर एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 14 वीक्स का तो होना ही चाहिए, जो कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में किया जाता है 2 ईयर की बीएड में, जो कि आपने टीपी की, ठीक है। तो इस टाइम के दौरान स्टूडेंट को रिक्वायर किया जाता है कि वो अपने कॉलेजेस का कोर्सेज में जाके अपने स्कूल में जाके इस टाइम के अंदर बच्चों को पढ़ाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या है। स्टूडेंट टीचर है जो वो अज्यूम करता है कि उसकी इंक्रीजिंग मतलब कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। वो स्टार्ट करता है विद ऑब्जर्विंग, देन वो मूव करता है टूवर्ड्स मेकिंग द लेसन प्लान अंडर द सुपरविजन, और धीरे धीरे वो उसको हम मल्टीपल क्लासेस में भेजते हैं जहाँ पे वो इन चीज़ों को परफॉर्म करता है। हम उसको सिखाते हैं कि भाई अटेंडेंस कैसे लेनी है, ग्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है, लेसन प्लान कैसे करने हैं, एग्जामिनेशन पेपर कैसे बनाना है। आपने देखा होगा कि आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपने लिखा कि प्राइमरी विंग में आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन लेसन लिखते थे ना 5-5, तो वो थी ऑब्जर्व करना। देन आपको क्या बोला गया, आपने ये फाइल्स बनाने के लिए, लेसन प्लान्स बनाने के लिए आपने इस अप्रोच से लेसन प्लान्स बनाए अपने सेकंड, आपने ये फाइल्स बनाई, ठीक है, कि भाई इस मेथड से उस मेथड, हर्बेशियन अप्रोच बनाई, फिर आरसीएम बनाई, इस तरह से करके आपने चीज़ें की। अब धीरे धीरे जाके क्या हुआ कि आपने फिर उनको क्लासेस में इम्प्लीमेंट किया। सुपरविजन एंड फीडबैक थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, स्टूडेंट टीचर है जो वो सुपरवाइज किया जाता है बाय द टीचर। तो उनको प्रॉपर क्या होता है, फीडबैक सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है, बाय एक्सपीरियंस टीचर, जो स्कूल में आके उनको सुपरवाइज करते हैं और उनको फीडबैक देते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। आपने देखा होगा कि जब आपकी फाइल चेक होती है, आपके टीचर उनको चेक करते हैं, नीचे साइन करते हैं और कमेंट्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं कमेंट्स, क्योंकि उन्होंने आपको सुपरवाइज किया होता है, ठीक है। प्रिपरेशन एंड ओरिएंटेशन, प्रिपेयर किया जाता है उनको आगे आने वाले फेज के लिए कि स्कूल सिस्टम कैसे चलता है, असाइन कैसे करनी है उनको स्पेसिफिक क्लासेस, लेसन प्लान्स कैसे डन करने हैं कोलैबोरेशन के साथ विद सुपरवाइजर्स, ठीक है। ओरिएंटेशन टू द टीचिंग प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड ऑल्दो इट सीम्स अ फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर रेदर देन द एड्रेसिंग द स्टूडेंट टीचर एक्सपेक्टेशन। प्लेसमेंट प्रोसेस होता है फिर आफ्टर दैट, जब ये चीज़ें हो जाती हैं ना, कभी कभी बच्चों की जब बीएड कंप्लीट हो जाती है तो उनको किसी स्कूल में सच में प्लेस भी करवा दिया जाता है, ठीक है। कॉलेजेस स्कूल वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ाता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो आप इसको हमारे पास एज अ जॉब करने के लिए भेज दो। फिर होता है असेसमेंट, जो कॉलेज होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं प्रोसीजर, जो बच्चे को इवेलुएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके असेसमेंट परफॉर्मेंस बनाते हैं और उसको हेड टीचर और सेल्फ इवेलुएशन फॉर्म के वो चीज़ों को उस बच्चे को लास्ट में इवेलुएट किया जाता है।
अब क्या है इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट टीचिंग। तो इवेल्युएशन है स्टूडेंट टीचिंग की, जहाँ पे हम बच्चे को असेस करते हैं। ये आपकी एक तरह की प्री सर्विस ट्रेनिंग ही है, क्योंकि आप इसको सर्विस ज्वाइन करने से पहले कर रहे हो टीचिंग इन रियल क्लासरूम, ठीक है। तो ये मेनली दो टाइप के असेसमेंट मेथड इसमें होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है ऑथेंटिक। तो ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आती है, जहाँ पे सुपरवाइजर्स या मेंटर्स जाके ऑब्जर्व करते हैं आपको प्री सर्विस टीचर्स को या बीएड स्टूडेंट्स को या प्यूपल टीचर को, उसके एक्शन को, और उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनकी टीचिंग टेक्निक्स पे, इंटरेक्शंस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ये जो मेथड होता है वो क्रिटिसाइज करता है फॉर द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस आपकी हाउ टीचर शुड बिहेव ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। प्री असेसमेंट होती है, ठीक है, पेयर असेसमेंट होती है। जो प्री सर्विस टीचर होते हैं वो भी एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। कई बार आपके ग्रुप के बच्चों को ही पीछे डेस्क पे बिठाया जाता है और आपको जज करने के लिए बोला जाता है कि ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ सको, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट होती है, टीचर खुद को भी सेल्फ असेस कर सकता है कि मैं कहाँ कमी रह गई या मैं कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज ऑथेंटिक असेसमेंट मेथड। इसमें होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। जो प्री सर्विस टीचर होता है उसको कंपाइल करना होता है, कलेक्ट करना होता है अपना वर्क, जैसे कि उसने क्या लेसन प्लान बनाए, क्या टीचिंग मटेरियल यूज किया, स्टूडेंट के सैंपल लेने होते हैं, डेमोस्ट्रेट करनी होती है अपनी ग्रोथ एंड कॉम्पिटेंसी। आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिखी रिफ्लेक्टिव जर्नल में, तो आपने उसमें यही लिखा कि भाई फर्स्ट सेम में ऐसे थे, सेकंड सेम में ऐसे हुए, थर्ड सेम में ऐसे हुए, फोर्थ सेम में ऐसे हुए। वो अपना पोर्टफोलियो लिखा ना आपने कि कैसे आपके फोर्थ सेम में आते आते आपके बीच में एक फुली होलिस्टिक डेवलपमेंट आई एज अ टीचर। ई पोर्टफोलियो होते हैं कि वो सिमिलर टू द पोर्टफोलियो जो होते हैं, बस ये है कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेव करते हो। एग्जीबिशन ऑफ परफॉर्मेंस होती है। प्री टीचर सर्विस जो होते हैं वो शोकेस करते हैं अपनी टीचिंग एबिलिटीज को अगेंस्ट द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यूजिंग द ऑब्जर्वेशन, टीचिंग मटीरियल्स और द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरीज होती हैं। जो प्री सर्विस टीचर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, सॉल्व करते हैं टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम को यूजिंग द एक्शन रिसर्च, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव कर सकें। और केसेस होते हैं, ठीक है, प्री सर्विस टीचर है वो लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में इन टीचिंग, ताकि वो एनालाइज कर सकें और डीपर इनसाइट से खुद को समझ सकें कि वो खुद को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 जो 401 का है टीचर एजुकेशन का, वो भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।